नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 22 अक्टूबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। एक एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों, चीन से विवाद के बीच दशहरा पर सिक्किम जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, करेंगे शस्त्र पूजा। चीन और पाकिस्तान के लिए खुली चुनौती साबित होगा। दरअसल इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं भारत। 2+2 वार्ता में लेंगे भाग। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ महा ऐलान दिल्ली में हो सकती है। इस बीच ग्वादर पर पाकिस्तान और चीन को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल सरेंडर होते दिख रहे हैं पाकिस्तान और चीन, जानेंगे इसके बारे में। और उस बीच एलएसी पर तनातनी के बीच चीन ने बारूदी सुरंग बिछाने के लिए रॉकेट लॉन्चर का एक बड़ा ऐलान किया है। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। एक ऐसे बड़ा झटका लगने वाला है चीन को इसी देसी झालर आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत। तो सब कुछ खबरें एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। पाकिस्तान की गृह सूची को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है, और गृह युद्ध सिविल वार पाकिस्तान में कैसे छिड़ा वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश चाइना को मुंहतोड़ जवाब देगा, और अगर आपको भी पीएम मोदी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल चीन से विवाद के बीच दशहरा पर सिक्किम जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, करेंगे शस्त्र पूजा। पाकिस्तान और चीन को खुली चेतावनी। दरअसल चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरा के अवसर पर सिक्किम की यात्रा पर जा रहे हैं। रक्षा मंत्री चीन के साथ लगती सीमा पर तैनात सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री की यात्रा 23 और 24 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इस दौरान सीमा पर तैनात एक यूनिट के शस्त्र पूजा कार्यक्रम में भी रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक दशहरा के दिन शत्रु पर विजय के लिए शस्त्र पूजा की जाती है। बीते साल रक्षा मंत्री ने दशहरे के अवसर पर फ्रांस में राफेल विमानों की शस्त्र पूजा की थी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक रक्षा मंत्री राज्य के कई सड़क और पुलों का उद्घाटन भी करेंगे। इन सड़कों और पुलों की बदौलत भारतीय सेना आवागमन में और ज़्यादा आसानी होगी, और इस दौरान वो सीमा की फॉरवर्ड लोकेशन पर भी जाएंगे जहां पर इस वक्त सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई है। गौरतलब है कि भारत चीन के बीच बीते कई महीनों से सीमा विवाद में उलझा हुआ है। अप्रैल महीने में शुरू हुआ ये विवाद जून महीने के मध्य में गलवान घाटी की घटना के बाद बेहद गंभीर हो गया था। भारत ने अपने सैनिकों की शहादत को लेकर बेहद सख्त अख्तियार रुख कर लिया है। भारत की तरफ से चीन को स्पष्ट किया जा चुका है कि सीमाओं पर अशांति के साथ दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य नहीं रह सकते हैं, इसलिए चीन को चेतावनी। हम चलते अगली अपडेट। अमेरिका के विदेश मंत्री रक्षा मंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं भारत। 2+2 वार्ता में लेंगे भाग। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर अपने 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं, और वे 26 अक्टूबर को भारत पहुंचेंगे और फिर 27 अक्टूबर को अमेरिका और भारत के बीच होने वाले 2+2 वार्ता में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर क्रमशः रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। लेकिन आपको बता दें कि इन बैठकों के बाद चीन के खिलाफ एक महानिर्णायक ऐलान हो सकता है। दिल्ली में ये बैठकें होने वाली हैं जिससे चीन की नींद उड़ी हुई है। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल ग्वादर पर पाकिस्तान और चीन को लगा बड़ा झटका। सरेंडर होते दिख रहे हैं दोनों देश। जी हाँ, ग्वादर पोर्ट को लेकर चीन और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वजह है बलूचिस्तान में तेज हो रहा है अलगाववादी आंदोलन। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की एक अहम कड़ी। इस प्रोजेक्ट को लेकर विरोध की आवाज़ें लगभग शुरू हो उठती दिख रही हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठती रही है। गुस्सा पाकिस्तान सैनिकों को भी झेलना पड़ रहा है। 16 अक्टूबर को ही दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान में अर्धसैनिक बलों पर हमला किया गया था। हमले में 14 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 7 सैनिक भी शामिल हो चुके हैं। साल भर में ग्वादर पोर्ट को चीन से जोड़ने वाले CPEC पर 6 बड़े हमले हो चुके हैं। इसमें कई पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की भी जान जा चुकी है। पाकिस्तान को लोग इस इलाके में
चीन की बढ़ती सक्रियता से गुस्से में है। इस वजह से पाकिस्तान की सरकार खौफ में है, उसे किसी भी वक्त ग्वादर पोर्ट पर बड़े हमले का अंदेशा भी सता रहा है। इसे देखते हुए पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा की कमान स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दी है। दरअसल ग्वादर पोर्ट के विरोध के पीछे बलूच लोगों की समझ है कि पाकिस्तान सीपैक प्रोजेक्ट के बहाने बलूचिस्तान पर चीन को सत्ता थोपने का भी गंदा खेल रच रहा है। चीन का CPEC सपना पूरा होने के बीच रोड़ा है। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। बलूचों का संघर्ष काफ़ी पुराना है और यह BLA पाकिस्तानी सेना और नौसेना के अधिकारियों को निशाना बनाती रही हैं। दरअसल बलूच लोगों को पिछले कुछ समय से CPEC के बहाने चीन के निवेश क्षेत्र में ड्रैगन की बढ़ती मौजूदगी पर काफ़ी खल रहा है और यही कारण है कि ये अब अपने आक्रामक मोड में है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। चीन पर भारी भारतीय कारीगरों का हुनर, आत्मनिर्भर भारत के तहत चीन को बड़ा झटका। देसी झालरें और वदनावर से रोशनी होंगे दिवाली। जी हाँ, इस साल दिवाली कुछ खास होने वाली है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के महान और कोच से रंग ला रही हैं और इस साल पूरे देश हिंदुस्तानी दिवाली मनाने के फैसले पर एकजुट होता दिख रहा है। और इस दिवाली चीनी झालर, दिए, चीनी रंगोली और चीनी वंदन वार की जगह देश को हर घर देसी उत्पादों से रोशन होगा। कैट ने देश भर में भारतीय सामान की आसान उपलब्धता को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर लिया है और अब ये त्योहारों से जुड़े सामान वर्चुअल प्रदर्शनी, बाज़ारों में बने खास स्टॉल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए देश के प्रत्येक शहर में व्यापारिक संगठनों के माध्यमों से उपलब्ध कराए जाएंगे। दरअसल कैट ने 2 महीने पहले ही देश भर के व्यापारिक संगठनों को अपने अपने क्षेत्र के कुम्हार, शिल्पकार, कारीगर, मूर्तिकार, कलाकारों को चिन्हित कर उनसे बड़ी संख्या में दिवाली से जुड़े सामानों की मार्केट डिमांड के हिसाब से निर्माण कार्य कराने का निर्देश दिया गया था। ये भी एक बड़ी खबर है। हम चलते अगली अपडेट। पैगंबर कार्टून विवाद, फ्रांस में एफिल टावर के नीचे 2 मुस्लिम महिलाओं को कई बार चाकू मारा गया। जी हाँ, दरअसल एक बड़ी अपडेट। दरअसल पैगंबर कार्टून विवाद में फ्रांस में एक शिक्षक के इस्लामिक कट्टरपंथी के गला काट देने के बाद अब पेरिस में एफिल टावर के नीचे 2 मुस्लिम महिलाओं को चाकू मारने की घटना सामने आई है। इस दौरान आपको बता दें, गंदे अरबी कहकर उन्हें गाली भी दी गई। इस बीच फ्रांस की पुलिस ने 2 महिला संदिग्धों को इस नस्ली हमले के बाद गिरफ्तार किया है, लेकिन एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि वो गोरी महिलाएं हैं और यूरोप की ही लग रही हैं। पेरिस के अभियोजन ने कहा है कि फिलहाल इन महिलाओं के खिलाफ अब हत्या के प्रयास का मुकदमा चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि लोगों में गुस्सा खास करके कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के रूप में बढ़ रहा है। पेरिस में जाहिर सी बात है लोगों का गुस्सा बढ़ना, क्योंकि आतंकवाद के रूप में जिस तरीके से टीचरों की हत्या की जा रही है ये दुखद है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आयात निर्यात के मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि। इस साल भर भारत में अमेरिका और चीन को निर्यात में हुई है बढ़ोतरी, आयात में हुई भारी गिरावट। जी हाँ, दरअसल भारत से अमेरिका और चीन का होने वाला निर्यात में इस साल बढ़ोतरी और दोनों देशों में होने वाले आयात में गिरावट का रुझान देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2020 में अमेरिका को 5.1 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है और पिछले साल की समान अवधि में हुए 4.4 अरब डॉलर के निर्यात के मुकाबले 15.5% ज़्यादा है। पिछले महीने अमेरिका से आयात साल दर साल आधार पर 34.3% घटकर 1.8 अरब डॉलर पर आ गया था और ये अब एक साल की समान अवधि में 2.8 अरब डॉलर का था। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन इस बीच चीन से भी जो सामान लिया जाता था इस बार उसमें कमी आई है और एक्सपोर्ट भारत ने ज़्यादा किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। ब्राज़ील ने दिया चीन को झटका। राष्ट्रपति बोलने सारे का ऐलान, नहीं खरीदेंगे ड्रैगन से वैक्सीन। जी हाँ, दरअसल ब्राज़ील में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने ऐलान किया कि फिलहाल वो चीन की सिनोवैक कंपनी की कोरोना वायरस वैक्सीन को नहीं खरीदेगा, जबकि उनके स्वास्थ्य मंत्री ने एक दिन पहले ही दावा किया था कि वे ब्राज़ील के वैक्सीन और प्रोग्राम में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन को शामिल करेंगे।
राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने सोशल मीडिया पर अपने एक समर्थक को जवाब देते हुए लिखा है कि फिलहाल निश्चित रूप से हम चीनी वैक्सीन नहीं खरीदेंगे। इस समर्थक ने बोल्सोनारो से चीन से कोरोना वायरस की वैक्सीन को नहीं खरीदने का आग्रह किया था। राष्ट्रपति ने कहा है कि इस मुद्दे के बाद दिनों में ही और स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो ये अपने आप में अगर जर्मनी इस तरीके का फैसला लेता है, ब्राज़ील, तो ये अपने आप में चीन के लिए भी एक बड़ा झटका साबित होगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। पाकिस्तान की फिलहाल ग्रे सूची से बाहर नहीं आने की उम्मीद है पाकिस्तान की। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई बल FATF की ग्रे सूची में संभवतः बना रहेगा, क्योंकि वो FATF की कार्य योजना के तहत 27 लक्ष्यों में से 6 का अनुपालन करने में असफल रहा है। ये दावा बुधवार को मीडिया में प्रकाशित खबरों में किया गया है। उल्लेखनीय है कि अब आतंकवाद के वित्त पोषक और धन शोधन को रोकने एवं निगरानी करने वाली पेरिस से संचालित संस्था की 21 से 23 अक्टूबर के बीच डिजिटल माध्यम से वार्षिक बैठक होगी, जिनमें 27 बिंदुओं की कार्य योजना की समीक्षा की जाएगी। FATF ने पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे सूची में डाल दिया था और इस्लामाबाद को धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषक को रोकने की 27 बिंदुओं की कार्य योजना को वर्ष 2019 के अंत तक लागू करने को कहा था। हम चलते हैं अगली अपडेट। पाकिस्तान सेना ने सिंध पुलिस चीफ को किया अगवा, पुलिस ने की बगावत, सिविल वार किया हाट। जी बड़ी खबर पाकिस्तान में सेना और पुलिस के बीच ठन गई है। दरअसल आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान सैनिकों ने सिंध के पुलिस प्रमुख का अपहरण कर लिया है, जिसके चलते सेना प्रमुख के मामले की जांच के आदेश देने पड़ रहे हैं। हालांकि ये आदेश उन्होंने पाकिस्तान में फैली भारी तनाव के कारण दबाव में आकर दिए हैं। खबरों के मुताबिक कथित तौर पर सिंध पुलिस प्रमुख का अपहरण कर उन्हें PMLN की उपाध्यक्ष मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद कराची में पुलिस अधिकारियों ने पुलिस चीफ के समर्थन में सामूहिक अवकाश पर जाने की धमकी दे दी है। इस्लामाबाद के सूत्रों ने बताया है कि फिलहाल विपक्षी दलों, पुलिस और सेना के बीच चल रही तनातनी के साथ पाकिस्तान में तेजी से गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। सिंध पुलिस ने सोमवार को मरियम नवाज शरीफ के पति और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद सफदर नवाज को कराची के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। तो ये कुछ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिससे स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है कि पाकिस्तान में किस तरीके से सेना के बीच और पुलिस के बीच एक सिविल वार जैसे अब माहौल हो गया। दरअसल हम आपको बता दें कि सिंध प्रांत की बात करें तो यहाँ पर सिंध प्रांत में फ़िलहाल नवाज शरीफ की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं की पुलिस उनके अंडर में आती है, जबकि केंद्र में इमरान खान की सरकार है और केंद्र में जो सेना है वो इमरान खान के अंतर में आता है। तो ऐसे में अब सेना और पुलिस आमने सामने हो चुके हैं। तो ये टकराहट कहीं ना कहीं एक सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल समंदर में चीन को दहलाने की तैयारी, अगले महीने होगा महायुद्धाभ्यास। जी हाँ, दरअसल चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता दिख रहा है। इसी वजह से वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है और इसके बावजूद चीन की हालात कुछ ऐसी है जैसी रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया है। वो लगातार एलएसी पर भारत के साथ उलझने की कोशिश करता रहता है और भारत के साथ साथ ताइवान और अमेरिका को भी घुड़की दे रहा है, लेकिन उसे नहीं पता है कि भारतीय सेना उनके होश उड़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फाइटर जेट, आधुनिक हेलीकॉप्टर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, सबमरीन, एंटी सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर। जी हाँ, जब से ये सारे विनाशक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में एक साथ उतरेंगे तब से चीन का कलेजा कांपेगा। पानी पर भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के हथियार जब एक साथ गरजेंगे तो ड्रैगन की दादागिरी के टुकड़े हवाइयों में बिखर जाएंगे। चार देशों के हक्काने एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ चलेंगे तो जिनपिंग की नींद नहीं, सांसें रुक जाएंगी। और इस तरीके से आपको बता दें कि यह महायुद्धाभ्यास भारत की तरफ से किया जा रहा है और जिसमें चारों देश यानी क्वाड के सभी देश शामिल होने जा रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। बिहार चुनाव का एजेंडा सेट करने में जुटे सीएम योगी, भाषाओं में छाए हैं राष्ट्रीय मुद्दे। ओवैसी और राहुल को बताया पाकिस्तान समर्थक। जी हाँ, दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने में जुट गए हैं।
बिहार की सियासी पिच पर योगी आदित्यनाथ जय जय श्री राम के उद्घोष के साथ हिंदुत्व को मुद्दे को धार देने में जुट गए हैं। पाकिस्तान से लेकर आतंकवाद और राम मंदिर जैसे मुद्दे के जरिए बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बाद सीएम योगी तीसरे सबसे कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं। यही वजह है कि पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के यूपी से सटे बिहार के इलाकों वाली सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा रैलियां करके बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने में जुटी हुई है। सीएम योगी ने मंगलवार को कैमूर और रोहतास जिले में विधानसभा सीटों पर प्रचार किया तो बुधवार को जमुई में बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के समर्थन में भी सभा को संबोधित किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। चुनाव आयोग का फरमान, आइटम वाले बयान पर कमलनाथ 48 घंटे में दे सफाई। दरअसल मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कहने पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ मुश्किलों में घिर गए हैं। चुनाव आयोग ने उन पर 48 घंटे में जवाब मांगा है। बता दें कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के डाबरा में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके मंच पे कहा गया कि सुरेंद्र राजेश हमारे उम्मीदवार है सरसभा के, और उन्होंने आइटम कह दिया था, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। हम चलते हैं अगली अपडेट। बीजेपी सांसद का बड़ा बयान, बंगाल में दिसंबर तक लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। जी हाँ, पश्चिम बंगाल भाजपा युवा मोर्चा के प्रमुख और सांसद सौमित्रा खान ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस शासन में राज्य की कानून एवं व्यवस्था ढह गई है। राज्य में दिसंबर तक राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। खान ने राज्य में भाजपा खास करके कहा है कि फिलहाल भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर बनर्जी को चेतावनी भी दी है। तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार करते हुए दावा किया कि भाजपा शासित यूपी और गुजरात में कानून का शासन अस्तित्व में नहीं है और पार्टी नेताओं इन राज्यों पर ध्यान देना चाहिए। बांकुड़ा जिले में मंगलवार रात पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खान ने कहा था कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ढह गई, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू होगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को बड़ा झटका, हाईकोर्ट में दाखिल याचिका खारिज। यूपी के रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खान के जरिए याचिका खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल राजस्व परिषद के आदेश में कोई अवैधानिक नहीं है, इसलिए हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। यह आदेश जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र ने ट्रस्ट की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव का कहना है कि कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना अनुसूचित जाति के किसानों की जमीन बैनामा कराना विधि विरुद्ध है और यूपी जमींदारी उन्मूलन कानून की धारा 157 के तहत इसे खारिज कर दिया। तो ये एक बड़ा झटका। चलते हैं अगली अपडेट। महाराष्ट्र में जांच नहीं कर पाएगी सीबीआई, उद्धव सरकार ने लगाई रोक। जी हाँ, दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार यानी सोनिया सेना ने बुधवार को महाराष्ट्र में किसी भी मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी को दी गई सहमति वापस ले ली है। अब सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए पहले महाराष्ट्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे गैर बीजेपी शासित राज्य ऐसा निर्णय ले चुके हैं। आपको बता दें, अधिकारियों का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार का निर्णय सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए प्रभावी नहीं होगा। इसका कारण यह है कि सुशांत मामले में जांच सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से की जा रही है। इस मामले में सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं अगली अपडेट। रिलायंस जियो का एक और कमाल, वेब ब्राउज़र जियो पेज हुआ लॉन्च। जी हाँ, रिलायंस जियो ने अपना भारत में विकसित मोबाइल ब्राउज़र जियो पेजेस पेश कर दिया है और ये 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि इन ग्राहकों की निजता को ध्यान में रखकर बनाया गया है और उन्हें बेहद बेहतर ब्राउजिंग अनुभव प्रदान करेगा और ये अंग्रेजी के अलावा हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली भाषाओं में भी काम करने में सक्षम है। दरअसल गूगल की तरह ही एक नया वेब ब्राउज़र है और ये जियो पेजेस के नाम से जाना जाएगा और इस पर भी अब आप ज़रा चला के देखिएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल में हर बूथों पे होगा मोदी के पुजोरा शुभेच्छा कार्यक्रम का प्रसारण। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा के अवसर एक विशेष शुभेच्छा संदेश जारी करेंगे।
जिसका सीधा प्रसारण 294 विधानसभा सीटों के सभी बूथों पर किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुरुवार दोपहर 12 बजे राज्य में दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत के मौके पर लोगों को पुजोरा शुभेच्छा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री संबोधन देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 12 बजे दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर, अक्षय की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के खिलाफ हिंदू सेना पहुंचे सूचना प्रसारण मंत्रालय। जी हाँ, अक्षय कुमार के खिलाफ फिल्म लक्ष्मी बम पर विवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले सोशल मीडिया पर इस फिल्म के बायकॉट की मांग उठी, अब अक्षय के शेयर किए एक वीडियो पर बवाल मच गया। लोगों ने इस लव जिहाद का एंगल भी ढूंढ निकाला। अब फिल्म के नाम को लेकर हिंदू सेना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तक पहुंच गई है, तो उसी के लिए अक्षय की भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर बताएं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।